मुझे पहले मौका दिया, 4-5 साल मैंने जो काम किया वो आपके सामने है। काम जो किया वो शपथ किसी से रहता नहीं, उसकी मिसाल ये जहाँ रेजुलेशन जो पेश किया है मोहम्मद रफीक साहब ये रिटायर्ड तहसीलदार, इसी तरह से हमारे इनके साथ सुनील मेहरा जी हैं, वो सूबा के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू। हाजी मोहम्मद सादिक साहब हमारे जो पुणे से हैं, ये सूबा के वाइस प्रेसिडेंट ये भी हैं। भट्ट जी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी से हैं, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट हमने बनाया है। बयान नहीं कर सकता क्या उनको अल्लाह ने बर्दाश्त की है, वो वही जानता है। उसके लिए आपने काम करना है, उनको उस दलदल से निकालना है और उनको फिर से उस मंजिल पे लाना है जहाँ वो अपने हक के लिए बोल सकें और चल सकें। खुदा आपको मजबूती दे और मैं आपको मुबारक करता हूँ कि आपके भाई बहन बुजुर्ग आए और हमें इनसे मिलने का मौका मिला। इंशाअल्लाह हम हर वक्त आपकी तरफ तवज्जो रखेंगे और आपकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत उसको ख़त्म नहीं कर सके क्योंकि बहुत से उनका वोट बैंक है और इसलिए वोट बैंक को समझाने के लिए रखना पड़ा। मगर ये जो है लोहार है, तरखान है, कुमार है, 28 है मेरे ख्याल से आपके जो है सब कास्ट जो है 28 है। इनको भी उठाना हमारा फर्ज है। ये क्यों नहीं बन सकते हैं चीफ से, क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते हैं, क्यों नहीं इंजीनियर बन सकते, और क्योंकि इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, उनको वहीं रखा, नीचे रहो। और मैं आपको बताऊं, तरखान के बगैर या वो जो प्लम्बर है या छोटा इलेक्ट्रिशियन है, उसके बगैर किसी का घर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मैं ईमानदारी से कहता हूं। और हम लोग उन्हें उसकी तरफ तवज्जो नहीं, ऐसे ठीक है हो जाए। मगर शुक्र है साहब कि आपको जो उमर साहब ने जो ये नई चीज़ शुरू की, एक बोर्ड बनाया ओबीसी का, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि इससे क्या हुआ कि आपका मसला जो है वो उजागर हुआ। तो पहली दफ़ा ये पता लगा कि भाई एक ऐसा तबका भी है जो बहुत पीछे है और जब तक इनको हम मदद नहीं करेंगे ये आगे नहीं आ सकते। और उसके लिए हम लोगों को अब काम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है तेली साहब आपकी लाइब्रेरी में आप लोग इस तबके को देखेंगे और इनके मुश्किलात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल वो वक्त आए कि हम आपके आसानी करें इन लोगों को। दूसरा आपसे कहूँ, हमसे वादा किया गया था कि डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इलेक्शन आएगा, और उनसे कहा गया था कि साहब आपको हम 6 मार्च तक आपको टाइम देते हैं और ये एक्सटेंड नहीं होगा। ये कहा था कि एक्सटेंड नहीं होगा। कल पार्लियामेंट में, अफसोस मैं यहाँ था तो मैं वहाँ उठ के बोल देता, साहब आपने हमसे वादा किया कि 6 मार्च एंड है और रिपोर्ट आएगी। हम भी उसके मेंबर्स थे, मगर हमें आज तक उन्होंने ना बुलाया, ना कोई रिपोर्ट हमें दिखाई, ना हमें पता कि कर क्या रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने खुद कहा कि 6 मार्च आखिरी दिन है, आज फिर से बढ़ा दिया और यह कहा कि टाइम लिमिट हमने फिक्स नहीं किया है, क्या पता 6 साल तक ऐसे ही चलता रहे। ये हाल है हमारी डेमोक्रेसी का। तो कहते एक बात है, करते दूसरी बात है। इनको इससे गुरेज करना चाहिए। यहाँ के लोग इतना सफ़र नहीं कर सकते, बहुत तानाशाही हो गई, बहुत अफसरशाही हो गई, बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत हो गई। अब लोगों की हुकूमत आनी चाहिए। लोगों की हुकूमत से लोगों के मसले हल हो सकते हैं, इस तानाशाही से वो हासिल नहीं हो सकते। ये झूठ कितना भी बोले, ये बहुत झूठ बोले। ये भी हो गया, टूरिज्म आ गया, बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, और नीचे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सिर्फ एक हवा बांध रखी है सारे मुल्क। लोग मर रहे हैं, कहते नहीं
बड़ा अमन है, सारा अमन। अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत होती, इन्हीं अखबार वालों को वो बुलाते कि ज़बरदस्त लिखो, ज़बरदस्त हो रहा है। आज मजाल है ये लिखे। इनका पहले तो इनको जेल ले जाएंगे, इनके अखबार बंद कर देंगे, इनका मीडिया बंद कर देंगे, और इन पे वो कानून लगाएंगे कि ज़िंदगी भर ये कोर्टों में रहेंगे। यह हालत को जाना पड़ेगा। जब मैं औरतों से कहता हूँ, जब तक तुम लोग अपने पाँव पे खड़े नहीं रहोगे, तुम्हारी कभी इज्जत नहीं होगी। मेरी बात याद रखना बहन, याद रखना। पहले अपने आप को खड़ा करना है आपने। जब आप खड़ी हो जाएंगे, आप देखना देश में कितनी उन्नति आई, कितनी तरक्की आएगी और कितना देश आगे जाएगा। और हमने औरतों को आगे चलाना है और उनको वो पोजीशन देनी है जहाँ पर कि आप इस वतन को, इस हिंदुस्तान को आगे चला सकते। वही हो सकता है। जब तक वो नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे हमारी हालत ही देखो, माँ खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी कुर्सी पे, वो मर्द हटेगा नहीं। ये नहीं सोचेगा यार इसको मैं कुर्सी दूं, ये बैठे, नहीं, खड़ी है। मैंने उन मुल्कों को भी देखा है जहाँ औरत की इतनी इज्जत है कि औरत आएगी, बस में बैठा है, वो उठ जाएगा और उसको कुर्सी देगा, तू बैठ। यहाँ तो यह है कि औरत आएगी, उसको धक्का मार देंगे। इसको बदलाना है, इसको हम नहीं बदलाएंगे तो हम इसको वतन को बना नहीं सकते। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और मैं ओबीसी के उस लड़की से भी कहता हूँ, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी इन औरतों बहनों के पास, इनको नहीं वो सिखाओगी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी जरूरी है। सियासत तो चलती रहे, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। 370 हो, वो स्टेट हुड हो, वो 35 हो, वो तो कर रहे हैं। इसमें हमने कभी तब्दीली नहीं की। तूफान आएंगे, मगर वही लोग उस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं जिन्हें पहले उस पर भरोसा हो, फिर अपने आप पर भरोसा देना चाहिए। ये चीज़ें कायम करिए। हम बड़ा धर्म कहते हैं, मगर धर्म से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। सिर्फ नाम है धर्म। कम तोड़ते हैं, बेईमानी करते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं। हर चीज जो भगवान कहता है मत करो, वो करते हैं। पर कहते हैं ये नहीं, ये देश बनेगा नहीं तब तक, जब तक हम अपने आप को उस तरह वापस न लाएं। आएगा जैसे इन्होंने वो किसानों की बिल वापस ले ली, उस वक्त आपका वोट लेने के लिए वो आएंगे और आपको कहेंगे साहब हमने 27% दे दी। अजीब हालत है कि हर कोई गांव इस रियासत का, वहां आपके ओबीसी का कोई ना कोई होगा। और गुर्बत जबरदस्त गरीब है। बहुत कम आप देखेंगे आप में से, आपकी इस सेल से, जो गरीबी के हद से ऊपर हों, बहुत कम। इसलिए हमारा फर्ज है, हम सब साथियों का जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, हमारी बहनों का, कि हम ये देखें कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी को हम दूर कर सकते। ये ज़रूरी है। 5 साल की सर्टिफिकेट क्या है? आपका धर्म तो नहीं बदलता, आपका काम तो नहीं बदलता, क्यों ना आपको लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेट मिले? मेरी समझ में नहीं आता। मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत सौंपी फिर से, तो हम लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे और जो ये नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है इसको दूर करने की कोशिश करें। करनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ, कई नाराज़ हो जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये नहीं है कि सब आपके साथी हैं, सब आपके लिए उठाना चाहते हैं आप, नहीं है।
और पता सबसे पीछे कौन रह जाएंगे? ब्राह्मण रह जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, सही बात है। ब्राह्मणों के लिए भी फिर रिजर्वेशन का सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर ये छोटे ही तबका है, हमारा इंटेलिजेंट तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, कल वो ऐसा महसूस करेंगे कि साहब इन्हें तो 27% ले लिया, शेड्यूल कास्ट ने ले लिया, शेड्यूल ट्राइब ने ले लिया, हम कहाँ जाएंगे? तो यहाँ सब कुछ रिजर्वेशन में आ जाएगा, फिर आ जाएंगे मुसलमान। यानी एक वक्त आएगा हमारा देश रिजर्वेशन में ही रह जाएगा। कभी तो हम लोगों को जो तबके सचमुच नीचे हैं उनको उठाने का और कोई तरीका नहीं। अगर महात्मा गांधी ने वो मुहिम नहीं उठाई होती तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो भी आज बिल्कुल जीरो होते। कोई IAS नहीं होता, कोई पुलिस का अफसर नहीं होता, कोई पायलट नहीं होता। उस वजह से जब उनको वो 25 साल की रिजर्वेशन मिली, उससे वो तबका उठा। आज कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो डॉक्टर नहीं है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी आज चीफ सेक्रेटरी तक वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि रिजर्वेशन। फिर 25 साल की रिजर्वेशन के बाद उनको फिर से बढ़ाया गया, नहीं क्योंकि देखा कि अभी वो पीछे हैं। अपने में पैदा करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। ऐसा करो, कोई बगावत नहीं करते। आज हम पे बगावत का भी लगता है, ये लगाने लगेंगे तो बहुत कुछ कहेंगे, इसे घबराना नहीं चाहिए। ये आपको ऊंचा उठा रही है। तुंडे बादे मुखालिफ से न घबरा है काफ, ये उठती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। घबराओ नहीं। जितना ये तुम पे आरोप लगाएंगे, याद रखना ये उनकी कमजोरियां हैं और हमारी बुलंदियां हैं। कभी घबराना नहीं, बोलते रहे, क्या नहीं बोलते। यही कल आपके पैरों के नीचे गिरेंगे और कहेंगे हम गलत। मगर अपनी हिम्मत रखो और हिम्मत से चलो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लिए, अपने हक के लिए, ये नहीं कि आप कोई चीज ऐसे मांग रहे हो जो आपकी नहीं है, अपने हक के लिए आप लोग आवाज उठाओ, बुलंद करो, तब आपको अपना हिस्सा मिलेगा, उससे पहले कभी नहीं मिलेगा। और मुझे उम्मीद है तेली साहब और इसकी जमात और आप बहन भाइयों और बुजुर्गों, आप लोग मिलके एक दूसरे साथ मिलके इसकी तरफ चलोगे और एक खुशहाल रियासत बनाने की कोशिश करोगे जो सबके लिए होगी और इसमें तरक्की होगी सबकी। यही एक रास्ता है। कहीं आरोप लगेंगे उनका परवाह मत कीजिएगा, उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास न था न है न होगा, बस यही आरोप लगाएंगे। मुझे तो कब से लगे हैं, मेरे बाप पे तो उससे पहले भी लगे, कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये साफ तो मैं जो कर रहा हूं इस वतन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, अपने लिए अल्लाह करे कि आप लोगों को हिम्मत दे, और इन्हें हिम्मत, हमारी बहनों को भी हिम्मत दे कि इसका मुकाबला कर सकते हैं। बहनों के लिए आसान नहीं है। बहनें जब तुम खड़े हो जाती हो तो ये नहीं समझना कि तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हारे पे बहुत से आरोप लगेंगे, बहुत से गंदी बातें कहेंगे, ये नहीं कह रहे, कहेंगे भी। मगर जिसने उसका दामन थाम लिया है वो गंगा की तरह साफ है। ये मंदिर और मस्जिद तोड़ने से नहीं बनेगा। ये हम लीडरों की कमजोरी है कि हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम सिर्फ कुर्सियों की बात करते हैं।
धर्म बुरा नहीं है, मज़हब बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। कोई मज़हब गलती नहीं सिखाता। क्या फारूक अब्दुल्ला ठेकेदार है? ठेकेदार ना, मैं था। ठेकेदार यहाँ के लोग हैं, मालिक यहाँ के लोग हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, वो मालिक है। मगर कब समझोगे तुम कि हिंदुस्तान आजाद हुआ तुम्हारे लिए? कब समझोगे? जब तुम में ये आएगा कि तुम बादशाह हो। ये जो स्टेज पे बैठे ये बादशाह नहीं है, ये तुम्हारे गुलाम हैं, जिन्हें तुम्हारे लिए काम करना है। जिस दिन ये भावना आप में बढ़ेगी कि मैं हूं, मैं मालिक हूं, ये मेरी जमीन है, उस दिन आप खड़े हो जाओगे मजबूती के साथ। अंग्रेजों को कैसे निकाला? पत्थर नहीं मारे, गोलियां नहीं मारी, गांधी निकला। और कहा इनको हमने निकालना है। जेल खाए, मुसीबतें खाई, क्या क्या नहीं खाया। वैसे लोग थे जिन्हें फांसी चढ़ी, काला पानी पहुंचे, मगर अपने आप को झुकाया नहीं। जिस दिन में तुम में दिलों में ये पैदा हो जाएगा कि मैंने झुकना सिर्फ उसके सामने है, उस दिन तुम लोग कामयाब होगे, उससे पहले कभी कामयाब नहीं। सदर ओबीसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा साहब, मल्होत्रा साहब, बाकी साथी, हमारी बहनें तो पीछे बैठी हुई हैं और आगे भी बैठी हैं बहनें, भाइयों और बुजुर्गों, आपने बहुत सुन लिया। सब बातें आपके सामने आ गई हैं। मुझे तो खुद अफसोस है, अगर 27% मुल्क के अंदर आपकी रिजर्वेशन है, तो क्या वजह है कि जब मेरी सरकार भी थी, इस रिजर्वेशन को क्यों नहीं 27% को लाया? मैं खुद हैरान। मंडल कमीशन रिपोर्ट कि वजह क्या है? ये मंडल कमीशन रिपोर्ट है ना, ये मंडल कमीशन के बाद आया। हाँ, मगर आया ना, आया मगर उसके बाद हुकूमतें थी, तो क्यों नहीं जो 5% हमने किया वो 27% क्यों नहीं कर सके? मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि मैंने खुद देखा शेड्यूल ट्राइब की और ख़ासकर शेड्यूल कास्ट की मेरे ख्याल से 9% रिजर्वेशन है। तो हमारे जो उसके नायब सदर थे वो मेरे पास एक दफ़ा आए और सारे अफसरों के दफ्तरों के वो फाइलें लाए एम्प्लॉयमेंट, और मुझसे कहने लगे कि साहब मैंने इन दफ्तरों में गया हूँ जहाँ हमारी 9% रिजर्वेशन होनी चाहिए, वहाँ कई दफ्तरों में तो 0%। याद है वो? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत जबरदस्त नंदलाल जी ऐसे दौड़े, अगर कि वो उन्हें तकलीफ भी थी, मगर कोई दफ्तर नहीं छोड़ा जहाँ वो पहुँचे और ये देखा कि जो रिजर्वेशन आपको होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्योंकि उस वक्त भी ऐसे लोग थे दफ्तरों में जो नहीं चाहते थे कि ये जो तबका बहुत पीछे है कि उठ सके। ये हमारा कसूर। क्या हालत ये है, कहते तो बात कुछ है मगर करने पे जब आते हैं तो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो रुकावटें डाल देती। और क्योंकि नंदलाल जी ने इसका बेड़ा उठाया तो हमने देखा कि जहाँ नहीं था वहाँ हमने अफसरों को बुला के कहा ये क्यों नहीं, वजह क्या है?
आधों ने तो कहा कि जनाब उसमें तालीम याफ्ता नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, मगर ज़माना बदल गया है, काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं, डिग्रीज हासिल कर चुके हैं। ये जो पसमानदा थे, तो फिर हमने देखा थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। आपने भी इसके लिए, मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ यहाँ नहीं बात करनी, आपने इसके लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे, जैसे आप यहाँ उठा रहे हैं कि साहब हमारे जो 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। भाई सही कहा आपने, आज तो हुकूमत इनकी है, दिल्ली वाले चला रहे हैं। अगर दिल्ली वाले चला रहे हैं वो कब देंगे? और जब लोगों की हुकूमत आएगी, यही अखबार जो आज चू नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं। मैंने कल पंडितों की बात की, आज किसी अखबार में आपने देखा है इनने पंडितों का लिखा है कि पंडित वहां से भाग के आए? कोई अखबार नहीं, नेशनल मीडिया में नहीं, काट दिया वो ने, खबरदार ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि किसी को ये सब कहते हैं सच नहीं पहुंचना चाहिए, मगर अंदर से सच पहुंच रहा है अल्लाह अल्लाह तरीके से, उनकी मेहरबानी से नहीं। लोग जानते हैं क्या हो रहा है, मगर जो ही एक हुकूमत आएगी, यहाँ लोगों की हुकूमत आएगी, हम इन पर कर्ज नहीं लगा, लिखे जो लिखना चाहिए। अखबार की आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, उससे हम भी जागते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं गलत होते हैं तो ये हमें सही करते हैं, कहते हैं यहाँ पे आपने गलत किया है, एडिटोरियल लिखते हैं, तो हम भी जाग जाते हैं, यार ये जरूर कुछ होगा। हम दबाते नहीं, मगर क्योंकि हमारी मुसीबत यह है कि हमारा मीडिया इसलिए भी इनके नीचे दबा हुआ है क्योंकि वो चलाने वाले जो हैं वो गरीब हैं, वो इनके एडवर्टीजमेंट पे जिंदा है। सरकार उनका एडवर्टीजमेंट बंद कर दे, वो अखबार ही बंद हो जाएगा। ये हमारी मुसीबत। किसी भी तरीके से हमें कानून एक लाना चाहिए मरकज़ में कि ये मीडिया पे कोई भी रोक न लगाएं, सिर्फ इस बात पर रोक लगाएं कि कोई कम्युनल डिसहार्मनी को न दिखाए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फसाद को उभारे नहीं। उस चीज़ पे हमें इनको कर्व करना चाहिए, बाकी इनको आज़ादी होनी चाहिए। सच्चाई लिखें कि सरकार उससे ही अपना रास्ता सही करे। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा, हम लोग आज भी बहनों की इज्जत नहीं करते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खासकर ओबीसी से कहना चाहता हूँ, जब तक आपकी बहनें आगे नहीं आएंगी और बोलेंगी नहीं, याद रखिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि इस गाड़ी के दो पहिए हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ से औरत। अगर ये दो पहिए नहीं चलेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये गाड़ी नहीं चलेगी। आज वो ज़माना गया जब सिर्फ मर्द कमाता था और घर चलता था। अब जब तक औरत भी कमाएगी नहीं, वो घर कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। एक की तनख्वाह से नहीं चल सकता, ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, नहीं चल सकता। वो ज़माना गया जबकि मर्द कमाता था और घर चलता था। आज जब तक घर की औरत भी काम नहीं करेगी, वो दो पैसे नहीं कमाएगी, उसको हर वक्त मुसीबत रहेगी। वो जाएगी खान के पास, मुझे तेल का पैसा दो, हाय मारा, कल मैंने दिया था। The other day, and you were very bitter. I'm very sorry to hear. You were very bitter. I heard you. You had no right to go the way you went. I'm very sorry to tell you on your face. I had much respect for you. I'm very sorry. वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया है सर। सर ये बुक्का दे रही है लड़की यहाँ से, सर ये बुक्का दे रहे हैं। Good.
आई भाई